नमस्कार दोस्तों, ये हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन आर.एस. शर्मा के चैप्टर 7 का फोर्थ और फाइनल पार्ट है। इस वीडियो के डिस्कशन के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है और जिन्होंने भी पहले के पार्ट्स नहीं देखे वो पहले के पार्ट देख ले ताकि आपके ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़े सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम बात कर रहे थे आर्ट इन ओल्ड स्टोन एज। तो जो लोग थे पेलियोलिथिक और साथ ही मीजोलिथिक एजेस के, वो प्रैक्टिस करते थे पेंटिंग। अब ये जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, प्री हिस्टोरिक आर्ट है, ये हमें कई जगह मिलती है, बट एक साइट है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो है एक स्ट्राइकिंग साइट है इसके लिए भी, प्री हिस्टोरिक आर्ट के लिए भी, वो है भीमबेटका। भीमबेटका। और अब तक आपको याद हो गया होगा जो भीमबेटका है वो कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज अ स्ट्राइकिंग साइट फॉर प्री हिस्टोरिक आर्ट। अब ये सिचुएटेड क्या है, ये बेसिकली विंध्या रेंज में सिचुएटेड है और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, किसके पास है, भोपाल के पास है। और ये जो साइट है ये करीब करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये करीब करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और इस सारे एरिया में हमें करीब करीब 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था भीमबेटका के बारे में, जहां हमें प्री हिस्टोरिक आर्ट मिलती है। और भीमबेटका में जो हमें आर्ट मिलती है, जो हमें रॉक पेंटिंग्स मिलती है, उसका जो टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है वो अपर पेलियोलिथिक से लेकर मीजोलिथिक एज से लेकर कुछ सीरीज में टिल रीसेंट टाइम्स तक है। मतलब उन शेल्टर्स में जो लोगों ने पेंटिंग को प्रैक्टिस करा वो काफी लंबे समय तक करा, अपर और पेलियोलिथिक से लेकर मीजोलिथिक से लेकर टिल रीसेंट टाइम्स तक। हालांकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉक शेल्टर्स हैं वो किससे रिलेटेड है, मीजोलिथिक टाइम पीरियड से। मैक्सिमम नंबर वो किससे रिलेटेड है, मीजोलिथिक पीरियड से। अब इन पेंटिंग्स में बनाते क्या थे, तो इन पेंटिंग्स में वो बनाते थे बर्ड्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। अब जानने योग्य बात यह है कि कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स वो बनाते थे। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि एनिमल्स और बर्ड्स वो वही बनाते थे जिनको वो हंट करते थे। किस लिए, सबसिस्टेंस के लिए, यानी गुजर बसर के लिए। उन्हीं बर्ड्स और एनिमल्स को वो ड्रॉ करते थे। और जो छोटी बर्ड्स है, पर्चिंग बर्ड्स दैट लिव ऑन ग्रेन, पर्चिंग बर्ड्स दैट लिव ऑन ग्रेन, ये अर्लीस्ट पेंटिंग्स में नहीं मिलती। ये अर्लीस्ट पेंटिंग्स में नहीं मिलती। तो इन सारी पेंटिंग्स को स्टडी करके हमें ये पता चलता है कि ये जो लोग थे इनकी इकोनॉमी कैसी थी, वो थी हंटिंग और गैदरिंग। वो थी हंटिंग और गैदरिंग। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे उठ के ये आता है कि जो अपर पेलियोलिथिक के लोग हैं वो आर्ट क्यों प्रैक्टिस करते थे, वाई। अब अगर हम ये बोले कि दे डिड दिस फॉर सेक ऑफ आर्ट, तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन से सजेस्ट कर रहे हैं अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में। इतना सोफिस्टिकेशन अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में होना मुश्किल है। दूसरा एक और रीजन दिया जाता है, ये हो गया रीजन नंबर 1। दूसरा रीजन ये देते हैं कि दे डिड द टुक टू आर्ट फॉर आर्ट एंड रिचुअल। किसके लिए, टू ओवरकम social conflict. So they practice art
for art and ritual to be used as to overcome social conflict. बट ये भी कंसेप्ट कहां अप्लाई होता है? कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में। अगर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होगा तो वहीं तो शार्प सोशल डिफरेंशिएशन होगा और वहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ऐसा अपर पेलियोलिथिक सोसाइटी में होना मुश्किल था। तो फिर अब तीसरा रीजन आता है कि वो क्यों करते थे। तो वो डिपिक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को जिससे उससे उनका पर कंट्रोल है, टू एंश्योर कंट्रोल ओवर देम, कंट्रोल ओवर देम। क्यों उनको कंट्रोल क्यों दिया, कंट्रोल क्यों चाहिए था उनको? बिकॉज हंटिंग वॉज देयर प्रिंसिपल या मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इसलिए दे नीडेड टू इंश्योर द कंट्रोल ओवर एनिमल्स। हालांकि हमें मेल और फीमेल फिगर्स भी मिलते हैं, बट ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या है? ड्रॉइंग्स ऑफ एनिमल्स। और हंटिंग के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एनिमल पेंटिंग रिचुअल्स वर रियलिस्टिक। ये बात हमें सही लगती है, रियल लगती है कि एनिमल पेंटिंग रिचुअल्स एक हंटिंग इकोनॉमी से जुड़े हुए थे। और यही अगर हम बात करें हड़प्पन सोसाइटी की या हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में, तो तब तक तो एनिमल पेंटिंग्स क्या हो चुकी थी? कन्वेंशनल हो चुकी थी, सब करते ही थे। एनिमल पेंटिंग्स बिकम कन्वेंशनल। अच्छा, हड़प्पा में हमें एनिमल्स कहां कहां मिलते हैं? तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको जरूर याद आएगा, एनिमल्स वर डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील्स, हड़प्पन सील्स। बट लोग अपना गुजर बसर किस पे करते थे? ऑन द फूड दैट दे ग्रू, खाना जो वो उगाते थे वो वही खाते थे मोस्टली। और फिर भी हमें बहुत सारे एनिमल्स के मोटिव्स मिलते हैं किसके ऊपर? हड़प्पन सील्स के ऊपर। अब अगर ये तो डिस्कशन हो गया कि वो आर्ट क्यों प्रैक्टिस करते थे, अब अगर हम डिस्कस करें उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी हेडिंग क्या होगी? अर्लीस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस, कि सोशली वो लोग कैसे ऑर्गेनाइज थे। तो हमें ये तो देखो अभी क्लियरली नहीं पता कि वो कैसे रहते थे, बैंड में रहते थे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, या प्री बैंड सोसाइटी में रहते थे, अकेले अकेले बिखरे रहते थे। पर बैंड्स बनने जरूरी थे किसके लिए? हंटिंग के लिए। और अगर हम मैक्सिमम मात्रा माने एक बैंड में तो कितनी हो सकती है? अराउंड 25। और ये भी हो सकता है कि अलग अलग बैंड्स के बीच में एक अलायंस होता हो, किसके लिए? आपस में सहयोग के लिए या म्यूचुअल एड के लिए। तो भी अगर कोई बड़ा ग्रुप होता होगा, कोई लार्ज ग्रुप होता होगा, तो वो भी मैक्सिमम कहां तक जाता होगा? अराउंड 500। ऐसा हमारे हिस्टोरियंस की स्टडी मानती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अलायंसेस हैं इनको रेटिफाई करने के लिए, सील करने के लिए, कंफर्म करने के लिए रिचुअल्स कंडक्ट किए जाते, रिचुअल्स वर कंडक्टेड। और इवेंचुअली नियोलिथिक फेज तक क्या हुआ? जो बैंड था वो एक एक्सोगैमस ग्रुप बन गया कॉल्ड क्लैन। कब? नियोलिथिक फेज में। अब यहां एक नया वर्ड आता है एक्सोगैमस। एक्सो मतलब बाहर, गैमी मतलब मैरिज। जब आप किसी ग्रुप से बाहर मैरिज करते हो तो हम उसे कहते हैं एक्सोगैमस ग्रुप। और ये जो बैंड थे ये इवेंचुअली क्लैन में कन्वर्ट हो गए, एक्सोगैमस ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। कब तक? नियोलिथिक फेज तक। तो होता क्या था? अब एक्सोगैमस है मतलब आपको ग्रुप के बाहर ही मैरी करना है, तो एक क्लैन के जो मेंबर्स होते थे
दे वुड ऑलवेज मैरी, दे वुड ऑलवेज मैरी, वो शादी करेंगे हमेशा आउटसाइड द क्लैन। पर जो बैंड्स थे उनके बीच में क्या थी, एक म्यूचुअल एड रिलेशनशिप थी, एक दूसरे के प्रति सहयोग था। तो अगर अपर पेलियोलिथिक फेज की बात करें, अपर पेलियोलिथिक फेज, तो जो मेंबर्स थे बैंड के, जो मेंबर्स थे बैंड के, वो क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग से उन्हें जो भी मिलता था वो उसको शेयर करते थे। इन सोसाइटीज में हंटिंग गैदरिंग से जो भी इकट्ठा होता था उसको पूरा बैंड आपस में शेयर करता था। और जो फॉर्मेशन हुआ किसका, बैंड का या ग्रुप ऑफ बैंड्स का, बैंड का या ग्रुप ऑफ बैंड्स का, इसको किस चीज ने फैसिलिटेट किया होगा उस टाइम पे, सो दे मे हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज which probably originated in upper paleolithic phase। क्योंकि लिए कम्युनिकेशन का लोगों को इकट्ठा रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड वी आर डन विद चैप्टर 7 ऑफ बुक आर एस शर्मा, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। थैंक यू।